एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहानी का अगला पार्ट शुरू करते हैं। इबो कहता है, मिंगजू तुम अपने लोग और राष्ट्रपति के बेटे के साथ वहाँ सेकंड फ्लोर पर फंसे लोगों को बचाओगे और वहीं दूसरी तरफ मैं और जोचेंग अपने लोगों के साथ फोर्थ फ्लोर पर फंसे लोगों को बचाएंगे। सभी लोग इबो की बात से सहमत हो गए, पर तभी नी मिंगजू ने कहा कि जैसे ही सभी लोग वहाँ से बाहर आ जाएंगे, हम उस जगह को बम से पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे ताकि किसी का भी वहाँ नामो निशान ना बच पाए। और तो और, इससे पहले कि वो आगे कुछ और कहता, हाइक्यून ने उसे रोक दिया और कहा कि मुझे लगता है कि वहाँ पर बम से हमला करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो बम के हमले की वजह से पूरे शहर में फैल सकते हैं और इससे बाकी लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए इस पर हमें एक बार फिर सोच विचार कर लेना चाहिए। पर तभी जान ने हाइक्यून को रोकते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होने वाला है। मैंने उस जगह को अच्छी तरह से चेक किया है। उन लोगों ने वहाँ पर ऐसा दरवाजा बना रखा है जो उस ठिकाने को संपूर्ण रूप से लॉक कर सकता है। जैसे ही हम लोग वहाँ से बाहर निकलेंगे, आप लोग बिल्डिंग के अंदर बम लगा सकते हैं और फिर मैं बाहर आकर उस बिल्डिंग को पूरी तरह से लॉक कर दूंगा, जिससे कोई भी हानिकारक पदार्थ उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये सुनकर हाइक्यून मन ही मन मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे लगता है ऐसा किया जा सकता है। तभी इबो ने हाइक्यून से कहा कि तुम अपने लोगों को तैयार रखना, क्योंकि अगर हालात थोड़े और बिगड़े तो तुम्हें कुछ और लोगों का इलाज करना पड़ेगा। वैसे तो हाइक्यून भी उन लोगों के साथ जाना चाहता था, पर इबो ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था। इबो ने मन ही मन सोचा कि अगर किसी भी तरह की परेशानी आई तो हाइक्यून उसे झेल सकता है। अगर हमारा कोई आदमी बुरी तरह से घायल हुआ तो उसे हाइक्यून की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसका यहाँ रहना ज़्यादा बेहतर है। रात का समय, सभी लोग उस ठिकाने के पास पहुँच गए थे और ये फैसला लिया गया कि जान वहीं बाहर किसी गाड़ी में बैठकर उन लोगों पर नजर रखेगा। इबो ने जान की सुरक्षा में अपने कुछ आदमियों को भी लगा दिया था। वहीं उसके साथ मिंग और यूबिन भी मौजूद थे। दूसरी तरफ डेंगलून को घायलों को हाइक्यून के पास पहुंचाने का जिम्मा दिया गया था। डेंगलून अपने साथ बहुत सारे ट्रक भी लाया था ताकि उसमें बहुत सारे लोगों को भरकर वहां से बाहर निकाला जा सके। कैप्टन नी मिंगजू की लीडरशिप में वहां पर सभी लोग उस ठिकाने पर हमला करने वाले थे। सबने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने हुए थे और अपनी बंदूकों पर साइलेंसर लगाया हुआ था ताकि गोली चलाने पर भी जरा सी भी आवाज ना हो। उन लोगों ने सबने ऐसे चश्मे पहने हुए थे जिससे उन्हें रात को भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। सब तैयारी हो जाने के बाद जान ने कहा, क्या आप लोग रेडी हैं? सभी ने एक ही सुर में कहा, यस। अगले ही पल जान ने वहां पर मौजूद सारे सीसीटीवी कैमराज के वीडियोस को बदल दिया और वहां पे लगे सभी अलार्म्स को भी बंद कर दिया। अपने कान में लगे एक डिवाइस के माध्यम से सभी लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। फिर उसने वहां पर लगे सभी अलार्म्स को भी बंद कर दिया। अपने कान में लगे डिवाइस के माध्यम से वो सभी लोग आपस में बात कर पा रहे थे। जान भी उन लोगों की बात सुन सकता था। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे जान के दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। जैसे ही मेन गेट ओपन हुआ, नी मिंगजू और उसके लोग जमीन पर लेट गए और सामने की तरफ देखने लगे। वहीं इबो और जोचेंग भी दीवार के पीछे छिपे हुए थे। अब हमले की घड़ी आ गई थी, क्योंकि अब दुश्मन सामने ही खड़ा था। यहाँ से अब कोई पीछे हटने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। अगर उन्हें जिंदा अपने लोगों के पास वापस जाना है तो उन्हें इस जंग को हर हाल में जीतना होगा। यही हौसला लिए हर सैनिक जंग के लिए तैयार खड़ा था। वहां पर मौजूद उन दरिंदों को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके लिए वहां पर किस तरह का तूफान आने वाला है। मेन दरवाजे के पास खड़े गार्ड्स को तो पता भी नहीं चला था कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है और थोड़ी देर में वो ढेर हो चुके थे। उन लोगों को तो ये पता भी नहीं चल रहा था कि उन पर कौन और कहां से गोली चला रहा है। बस कुछ ही मिनटों में
सारे गार्ड्स मौत के मुंह में समा गए। जब जोचंग ने देखा कि अब वहाँ पर कोई जिंदा बचा हुआ ही नहीं है, तो उसने चेंगी और लिबोन से कहा कि अब तुम्हारे मिशन का समय आ गया है, इसलिए आप जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। वो दोनों अपनी पूरी टीम से अलग हो गए और फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। उन्हें लियांग फेंग को किसी भी हालत में जिंदा पकड़ना था। उन्हें इस बात का एहसास भी हो गया था कि लियांग फेंग वहाँ पर अकेला नहीं होगा, इसलिए दोनों ने अपने साथ कुछ सैनिक भी ले लिए थे। बस 10 मिनट के अंदर ही उन्होंने वहाँ पर सब लोगों का सफाया कर दिया था। पूरा फ्लोर धुएं से भर चुका था। अब वो आगे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जान वहीं बाहर गाड़ी में बैठा उन लोगों की मदद कर रहा था। वो हर दरवाजे को खोल रहा था और हर अलार्म सिस्टम को बंद कर रहा था, ताकि वहां पर मौजूद बाकी लोगों को पता ना चले कि वहां पर कोई घुस चुका है। उनके रास्ते में जो भी आ रहा था, वो उनका सफाया करते जा रहे थे। आगे जाते जाते लिबोन मन ही मन सोचने लगा कि इन आतंकवादियों का जिंदा रहना इस देश के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए इन्हें मार देना ही अच्छा है। इस ठिकाने का कंट्रोल रूम 5वें माले पर बना हुआ था। वहां पर मौजूद ऑफिसर को तो इस बात का पता भी नहीं था कि उनके ठिकाने में कोई घुस आया है और एक एक करके उनके आदमियों को मौत के घाट उतार रहा है। उन्हें तो इस बात पर पूरा भरोसा था कि उनके सिस्टम को कोई भी हैक नहीं कर सकता है, और उन्हें दिखाई भी वही दे रहा था जो जान उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें तो कैमरे में देखकर यही लग रहा था कि वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी पहली टीम दूसरे फ्लोर पे पहुँच गई थी। उन लोगों ने जैसे ही बताया कि हम लोग यहाँ पर फंसे लोगों को अब बाहर निकाल रहे हैं, तो जान के बगल में बैठा यूबिन हाथ उठाकर जोर से चिल्लाने लगा और कहा, फाइनली हमारा मिशन अब कामयाब होने लगा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लोग वहाँ पर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बचा लेंगे। मिंग भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर अगर मैं उन लोगों के साथ वहाँ होती तो बात ही कुछ और होती। पर यहाँ से उन लोगों को देखना भी कोई कम बात नहीं है। मिंग की बात सुनकर यूपिन ने कहा, मैं भी इबो सर के साथ जाना चाहता था, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया। आपको पता भी है कि इबो सर कितने खतरनाक हैं। उनके साथ इस तरह के मिशन में काम करना बहुत ही मजेदार होता है, और वो बहुत खतरनाक भी रहते हैं, पर उनके साथ बहुत मजा आता है। यूबिन की बात सुनकर जान ने कहा कि अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे बॉस इतने खतरनाक हैं? जैसे ही यूबिन की नजरें जान की नजरों से मिली, तो वो डर के मारे थर-थर कांपने लगा। फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि अब मुझे इसका सोच समझकर ही जवाब देना होगा, नहीं तो जान सर कुछ और ही समझने लगेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि जान सर, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। मेरे कहने का मतलब वैसा नहीं था। यूबिन का जवाब सुनकर मिंग ने कहा कि फिर फिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? तभी यूबिन ने मन ही मन सोचा कि ये दोनों मिलकर पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाले हैं। वो अभी भी मन ही मन सोच रहा था कि क्या मुझे जान सर को बता देना चाहिए कि मुझे इबो सर से ज्यादा मिंग में इंटरेस्ट होने लगा है, पर शायद उसके लिए ये सही समय नहीं है। इसके बारे में फिर कभी और बात करूंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद यूबिन ने कहा कि मैं तो बस बॉस के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ ना। मैंने तो बस जोश जोश में कह दिया कि बॉस भी बहुत खतरनाक आदमी है। तभी जान का कंप्यूटर एक बार फिर तेजी से बजने लगा। इस आवाज को सुनकर जान चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। और जैसे ही उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा, तो उसकी जान में जान आई। वहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और वहीं दूसरी तरफ से ऑरेंज भी उसकी मदद कर रहा था। और जब तक ऑरेंज उसके साथ काम कर रहा है, उसे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस आवाज के माध्यम से ऑरेंज ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सेकंड फ्लोर से उन लोगों को बाहर निकाला जाने लगा है, इसलिए बस कुछ ही देर में वहां से सभी लोगों को बाहर सुरक्षित बचा लिया जाएगा।
जान ये बात ईबो को बताने लगा और फिर उससे आगे बढ़ने में मदद करने लगा। उसने कहा, ईबो, तुम 4th फ्लोर की तरफ बढ़ सकते हो, पर अभी थोड़ी देर के लिए वहां से लोगों को बाहर मत निकालना। पहले दूसरे फ्लोर से पूरे लोगों को बाहर निकल जाने दो, नहीं तो बाहर भगदड़ मच सकती है, क्योंकि इनकी संख्या हजारों में है। तभी ईबो ने कहा कि ठीक है, जैसे ही बाहर का माहौल शांत हो जाए तुम मुझे बता देना। वो जगह काफी बड़ी है, इसलिए वहां पर मौजूद सभी आतंकवादियों को मारना और फिर वहां पर फंसे सभी लोगों को बचा पाना एक साथ मुश्किल है। कहने में ये आसान लग सकता है, पर इसे वाकई जब करने की बारी आती है तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। 2nd फ्लोर से सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए करीब 3 घंटे का टाइम लग गया। जैसे ही उसने देखा कि नीमिंगजू ने वहां पर फंसे सारे लोगों को बाहर निकाल दिया है, तो उसने ईबो और जोचंग से कहा कि अब वो लोग अपने मिशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ही समय में दूसरी टीम 4th फ्लोर पर फंसे लोगों को बाहर निकालने लगी। तभी जान ने कैमरे में देखा कि 2 लोग उन्हीं की तरफ आ रहे थे। उसने तुरंत ईबो से कहा कि ईबो, 2 लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जोचंग ने भी जान की बातें सुन ली थी, इसलिए वो भी चौकन्ना हो गया था। फिर ईबो को एहसास हुआ कि वाकई 2 लोग उसकी तरफ ही आ रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो दोनों जमीन पर अचानक ढेर हो गए। जब ईबो ने पीछे मुड़कर देखा तो जोचेंग उसके पीछे ही खड़ा था। उसे ये बात समझते देर नहीं लगी कि गोली जोचेंग ने चलाई है। तभी जोचेंग ने कहा कि सॉरी, मैं तो बस इन निकम्मों को मारना चाहता था। इससे आगे कि वो कुछ कहता, चारों तरफ लाल बत्तियां जलने लगी। इसके साथ जोर जोर से आवाजें भी आ रही थी, जैसे कोई सायरन बज रहा हो। तभी जोचेंग ने मुड़कर उन गार्ड्स की तरफ देखा तो उनके शरीर पर एक डिवाइस लगा हुआ था। उसे ये बात समझने में देर नहीं लगी कि ये डिवाइस उनके हार्ट बीट से जुड़ा हुआ है। जैसे ही इन लोगों की मौत हुई तो इनकी मौत की खबर बाकी लोगों को इस डिवाइस के थ्रू पहुंच गई। तभी जान ने कहा कि ईबो, जल्दी करो, तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को पता चल चुका है कि तुम लोग वहां पर हो। अगले 10 मिनट में सारा सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, फिर तुम्हारा वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना कहने के बाद जान अपनी तरफ से ईबो की मदद करने की कोशिश करने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि इतनी कामयाबी मिल जाने के बाद मैं नाकामी नहीं देख सकता। मुझे कैसे भी करके उन बचे हुए लोगों को हर हाल में बचाना ही होगा, नहीं तो बहुत से लोगों की जानें चली जाएंगी। वो तेजी से अपनी उंगलियां कंप्यूटर के कीबोर्ड पे दौड़ाने लगा और वहीं दूसरी तरफ जोचेंग और ईबो अभी भी वहां पर फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। और अब शुरू हो गया था खतरे का काउंटडाउन। जैसे ही अलार्म बजना शुरू हुआ था, दूसरी टीम के लोग वहां पर फंसे लोगों को जल्दी जल्दी करके बाहर निकालने लगे। तब तक पहली टीम ने 2nd फ्लोर पर फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल दिया था, इसलिए वो भी अब 4th फ्लोर पर दूसरी टीम की मदद करने के लिए आ गए थे। जैसे ही यूबिन ने देखा कि वहां से सारे लोग बाहर आ गए हैं, तो वो खुशी से चिल्लाने लगा, पर जान का ध्यान अभी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही लगा हुआ था। वो एक साथ बहुत सारे काम कर रहा था। उसे सबके ऊपर नजर रखनी पड़ रही थी कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि दरवाजा सही समय पर खुलता रहे और बंद हो जाए, नहीं तो वो लोग अंदर ही फंसे रह जाएंगे। जोचेंग की एक गलती की वजह से वहां का सारा सिस्टम फिर से शुरू होने लगा था और जान उसे भी ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए जान बिजली की तेजी से काम कर रहा था। थोड़ी ही देर में जान ने छठे माले के सिस्टम को भी हैक कर लिया और वहां पर जितने भी आतंकवादी छिपे हुए थे उनको जान ने वहीं पर लॉक कर दिया। सभी आतंकवादी दरवाजे तोड़कर वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, पर जान ने उस जगह को इस तरह से लॉक कर दिया था कि कोई भी आदमी चाहकर भी उस जगह को अंदर से नहीं खोल सकता था। तभी जोमिंग ने जान को बताया कि वहां से पहली और दूसरी टीम के लोग बाहर आ चुके हैं, इसलिए अब आप आगे का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि जान उस पर भरोसा नहीं कर रहा था, पर एक बार फिर से वो उस पूरे बेस को चेक करने लगा कि कहीं कोई बेगुनाह आदमी अभी भी वहां फंसा हुआ तो नहीं है। जब उसे पूरी तरह से तसल्ली हो गई तो उसने माइक्रोफोन के थ्रू ईबो को मैसेज किया, मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है,
इसलिए तुम लोग अब उस जगह को बम से उड़ा सकते हो। जान ने जैसे ही ईबो को इस बारे में बताया तो वो नी मिंगजू से बात करने लगा कि क्या बिल्डिंग में बम लगा दिए गए हैं। नी मिंगजू ने जवाब दिया, हाँ सब कुछ तैयार है, बस एक बटन दबाने की देरी है। ईबो ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि अब हम लोग उस जगह को बम से उड़ा सकते हैं, क्योंकि वहां पर अब कोई भी बेगुनाह आदमी या हमारा आदमी फंसा हुआ नहीं है। इब्बो का इशारा मिलते ही निमिंगजू ने सब लोगों से कहा कि अब हमें इस जगह से थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि धमाका बहुत तगड़ा होने वाला है। इब्बो ने वहां फंसे लोगों के लिए एक अलग से कैंप लगाया था और जितने भी लोगों को वहां से बाहर निकाला गया था उन्हें लेकर डेंगलून उसी कैंप में गया है। हाइक्वेन और उसकी टीम के लोग वहां पहले से ही मौजूद थे, इसलिए वो घायलों का इलाज कर रहे थे। उनमें से तो कई लोग ऐसे थे जो बिना खाना और पानी के सूख कर लकड़ी की तरह हो गए थे। सभी के लिए खाने और नए कपड़े की व्यवस्था की जा रही थी। इधर जैसे ही सभी लोग उस ठिकाने से थोड़ा पीछे हो गए तो नी मिंजू एक एक करके सभी बटन्स को दबाने लगा। देखते ही देखते वहां पर जोर जोर से धमाके होने लगे। उस धमाके की आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। देखते ही देखते धमाकों की वजह से उस जगह का नामो निशान मिट गया। उन लोगों ने बम से उस टावर को भी गिरा दिया, जिससे पूरे शहर में मोबाइल नेटवर्क को जाम किया गया था। उस टावर के गिरते ही अचानक से सभी ही लोगों के मोबाइल में नेटवर्क्स आने लगे। कोई भी वहां से किसी को भी कॉल कर सकता था। उस बेस से बाहर आए लोगों ने जब धमाकों की आवाज सुनी तो डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन आतंकवादियों ने अब उन पर हमला कर दिया है और अब किसी भी वक्त उनकी जान जा सकती है। फिर तभी हाइक्यून ने उन लोगों को प्यार से समझाया कि अब आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लोगों ने इस जगह को बम के धमाके से उड़ा दिया है और वहां पर मौजूद सभी आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है। इसलिए आप लोगों को अब कोई भी बंधक बनाने के लिए नहीं आने वाला है। ये सुनते ही वो सारे लोग खुशी से चिल्लाने लगे। सभी लोग खुशी में एक दूसरे से गले मिल रहे थे। उनकी आंखों में आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें अब इस बात का भरोसा हो चुका था कि उन्हें उनके अपनों से अब और कोई नहीं छीन सकता। राष्ट्रपति का बेटा बेंजामिन भी वहाँ पहले से ही मौजूद था। इबो ने उससे पहले ही कह दिया था कि उसे इस घड़ी में अपने लोगों के बीच में होना चाहिए। जब लोग उसे अपने बीच में देखेंगे तो उन लोगों का हौसला और भी बुलंद होगा और उसके प्रति उनका विश्वास भी बढ़ेगा। जैसे ही उन लोगों को ये पता चला कि अब उनकी जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है, तो वो लोग बेंजामिन का नाम का नारा लगाने लगे। हाइकिन वहाँ चुपचाप खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसे अच्छी तरह से पता था इन सब के पीछे किसका दिमाग है, पर यह बात भी गलत नहीं थी कि बेंजामिन शुरुआत से ही यहाँ मौजूद था। असल में जान भी यही चाहता था कि यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो। इससे सिर्फ ना ही बेंजामिन को फायदा मिलने वाला था, बल्कि जान भी लियांग खानदान पर हमला कर पाएगा। अब पूरे शहर में बेंजामिन की पकड़ अच्छी हो गई थी, इसलिए अब आने वाले इलेक्शन में भी उसे मदद मिलेगी। हाइकिन ने चुपके से वहां नाच रहे लोगों का वीडियो बना लिया और ईबो को भेज दिया। ईबो के सीक्रेट ठिकाने पर सब लोग टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद अपने ठिकाने पर पहुंच गए थे। जैसे ही ईबो ट्रक से नीचे उतरा तो जान ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और कहा, ईबो आखिरकार हमने ये कर दिखाया और इसके लिए मैं तुम्हें भी थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं इतना बड़ा काम कभी भी अकेले नहीं कर पाता। तुम्हारे अंदर और कौन सी खूबियाँ छुपी हुई है? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आर्मी के लोगों के साथ भी इतनी अच्छी तरह से काम कर लेते हो। तभी जान की नज़र नी मिंजू पर गई और उसे देखते ही जान ने इबो के कानों में कुछ कहा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा छोटा भाई आर्मी में इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंच गया। मुझे तो इस बात का पूरा भरोसा है कि उसने आज तक जो भी कुछ सीखा है वो तुमसे ही सीखा है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? जान की बातें सुनकर इबो हंसने लगा। उसने जान के होठों को किस करते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने अपनी तरफ से इतना काम नहीं किया होता
तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है और इस बात की खुशी भी कि तुम मेरे पति हो। नीमिंगजू ने ईबो की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ मिस्टर जान, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब आपकी मदद के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अगर आप नहीं होते तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि उन लोगों का ठिकाना कहाँ पर है। तब तक राष्ट्रपति का बेटा बेंजामिन भी वहाँ पर आ गया था। वो जान के पास गया और उसने कहा कि मैं भी तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। अगर भविष्य में कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप बिना झिझक के मुझे कह सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। आपने यहाँ पर जो भी कुछ किया है वो तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता, पर आपने इस बात को साबित कर दिया है कि इस दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। मैं इस देश का नागरिक हूँ और मुझे तो ये तक भी नहीं पता था कि मेरे देश के नागरिकों के साथ यहाँ पर क्या हो रहा था। और अगर आप यहाँ पर नहीं आते तो पता नहीं ये लोग ऐसे ही घुट घुट कर कब तक मरते रहते। इसलिए मैं इस बात के लिए सदा आपका आभारी रहूँगा। बेंजामिन जोचेंग नीमिंगजू और ईबो को भी मदद करने के लिए धन्यवाद करने लगा। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर इन लोगों की टीम यहाँ पर नहीं होती तो ये काम इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, और अगर इससे किसी को फ़ायदा होना है तो बेंजामिन को ही होना है, और ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तभी जान ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बेंजामिन ने कहा, बताइए। जान ने कहा, मुझे आपसे एक चीज़ की ज़रूरत है। पिछले दिनों यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है अब उसके बारे में किसी को मत बताइएगा। ये बात इस शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी लियांग खानदान से आपसी दुश्मनी है और मैं यहाँ पर इसी वजह से आया था। और अगर उन्हें इस बात का पता चल गया कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूँ तो वो लोग सतर्क हो जाएंगे और फिर हमें उन पर हमला करने का आसानी से मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये खबर शहर के इस हिस्से से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैंने आपसे कुछ ज़्यादा ही मांग लिया है, पर अगली बार आपको राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ना है और उस समय ये मुद्दा आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचा सकता है। और मैं आपसे वादा भी करता हूँ कि जब तक बिजनेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तब तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। उसके बाद आप जिसे चाहे ये बता सकते हैं। बेंजामिन जान की बात को अच्छी तरीके से समझता था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं समझता हूँ कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि लियांग खानदान ने आपके साथ कुछ गलत किया था, इसीलिए आप उस चीज़ का उनसे बदला लेना चाहते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं भी उसमें आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपको इस बात का भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखूँगा कि अभी के लिए ये बात शहर के इस हिस्से से बाहर ना जाए। मैं अभी वापस जाकर उन लोगों से मिलने वाला हूँ जिन्हें हम अभी वहाँ से छुड़ा कर लाए हैं, और मैं उन लोगों से भी आग्रह करूँगा कि वो इस बारे में अभी किसी को भी ना बताएं। और मुझे भरोसा है कि वो लोग आप जैसे मसीहा के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ये सुनकर जान चौंक गया और उसने कहा, मसीहा? बेंजामिन ने कहा, हाँ हाँ। जब मैंने उन लोगों को बताया कि उन्हें छुड़ाने में कोई मेरी मदद कर रहा है और पहली बार उसी लड़के ने आप लोगों के बारे में मुझे बताया है, तब से उन लोगों ने आपको मसीहा कहना शुरू कर दिया है। ये सुनकर जान मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया है और मेरी सबसे ज़्यादा मदद जिस इंसान ने की है वो अभी मेरे बगल में खड़ा है। इतना कहकर जान ईबो की आंखों में देखने लगा और उसका हाथ पकड़कर उसे इस तरह से निहारने लगा जैसे उसे वो पहली बार देख रहा हो। तभी अचानक फिर से उसे उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। तभी जान अपने आप को डांटते हुए कहता है कि पता नहीं जान तुम्हें क्या हो जाता है, जब देखो जब उल्टा सीधा सोचते रहते हो। कम से कम इस बात का तो ख्याल रखो कि तुम इबो के साथ अकेले नहीं हो। ये बात सही है कि वो तुम्हारा पति है, पर सब काम खुले में नहीं किए जाते स्टूपिड। इसलिए अगली बार से इस बात का ध्यान रखना। जान
इस बात से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा। अपने ख्यालों से बाहर आकर जॉन ने एक बार फिर बेंजामिन से कहा कि इसमें सभी लोगों ने मिलकर काम किया है, इसलिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इबो यही चाहता था कि जॉन को अभी कोई ना देखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भी उनका दुश्मन उनकी पहुंच से बाहर है। इसलिए अभी के लिए यही बेहतर रहेगा कि जॉन उनकी नज़रों से बचा रहे, क्योंकि लियांग खानदान के लोग तो यही सोचते हैं कि वो बहुत साल पहले ही मर चुका है। इसलिए अगर उन्हें पहले से ही पता चल गया कि जॉन अभी तक जिंदा है तो उनके ऊपर हमला करना और कठिन हो जाएगा। जॉन की बात सुनकर बेंजामिन ने कहा कि अभी के लिए मैंने यहाँ की आर्मी को अपने कब्जे में ले लिया है और उस ठिकाने की निगरानी भी मेरे कुछ लोग कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वहाँ से कोई भी जिंदा निकलकर भाग जाए, नहीं तो आपके लिए फिर से परेशानी खड़ी हो जाएगी। ये सुनकर जॉन मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि मुझे नहीं लगता वहाँ पर कोई भी जिंदा बचा होगा। धमाका इतनी तेज था कि सारे आतंकवादी मारे गए होंगे। आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ आज चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।